फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्सा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग योर डाटा, यानी डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। हम डाटा को ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले क्यों कर रहे हैं? इट हेल्प्स टू सॉर्ट आउट एंड क्लासीफाई योर डाटा इनटू क्लासिफिकेशन एंड ग्रुप्स, ताकि आप डाटा की ग्रुपिंग कर सकें, क्लासिफिकेशन कर सकें। अब बात करते हैं कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यानी हमारा मोटो क्या है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। टू मेक आवर डाटा सिंपल, कंसाइज, हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। वाई? फॉर फर्दर एनालिसिस, ताकि डाटा को आसान कर सकें, ताकि इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब अगर हमें डाटा को ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले करना है तो हमारे पास उसके मेथड्स क्या हैं? देयर आर बेसिक 3 मेथड्स टू क्लासिफाई, टू ऑर्गेनाइज, टू प्रेजेंट योर डाटा। व्हाट आर दीज मेथड्स? नंबर 1 मेथड इज नोन एज द न्यूमेरिकल और टेबुलेशन मेथड, जिसे आप टेबल मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप डाटा को उठा के टेबल में डाल देते हैं और उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। डाटा जब आप टेबल में बनाते हैं, आपका डाटा सिंपल भी हो सकता है, यानी टेबल आपको सिंपल भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और टेबल कैन बी कॉम्प्लेक्स। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स, द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स यू आर यूजिंग इन योर टेबल, इन योर डाटा। दूसरा जो मेथड है हमारे पास, इट इज नोन एज द ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड क्या है? व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम और इन द फॉर्म ऑफ एनी चार्ट, देन इट इज नोन एज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास अगर हम बात करें चार्ट की, तो हमारे पास आ जाता है बार चार्ट, जो कि प्योरली यूज होता है डिस्क्रीट डाटा के लिए, क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डाटा के लिए। और अगर हम बात करें हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम यूज होता है कंटिन्यूअस डाटा की, कि जो डाटा कंटिन्यूटी में चल रहा है, यानी जिसके बीच में गैप नहीं है। और अगर हम कैटेगोरिकल डाटा की बात करें, तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पाई चार्ट। इसी तरह हमारे पास लाइन चार्ट होते हैं, इसी तरह हमारे पास ओगाइफ होते हैं। तीसरा जो मेथड है, इट इज नोन एज द मैथमेटिकल मेथड, जिसको आप सेंट्रल डिस्पर्जन मेथड कहते हैं। इसके अंदर आप अपने डाटा का वेदर इट इज ग्रुप और वेदर इट इज अनग्रुप, आप इसका जो है मीन, मीडियन एंड मोड निकालते हैं। मीन, मीडियन, मोड क्या होता है? मीन इज द एवरेज ऑफ योर डाटा, median is the middle value of your data, and mode is the most repeated number of your data. तो अगर हम बात कर रहे हैं टेबुलेशन मेथड की, तो टेबल हमारे पास जो है वो 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूमेरिकल यानी टेबुलेशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड की, यानी कि जब आप अपने डाटा को टेबल में प्रेजेंट कर देंगे। It is a device to present data from masses of statistical data. स्टैटिस्टिकल डाटा जो आप उठा रहे हैं, जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, जब आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिवाइस यानी टेबल की डिवाइस यूज़ करेंगे, तो अब आपका डाटा प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। नाउ इट इज़ नोन एज द टेबुलेशन और न्यूमेरिकल मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया। उस टेस्ट में स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स आए। आउट ऑफ 50 कुछ स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए, 35 मार्क्स आए, 36 मार्क्स आए, 40 वट एवर। तो ये जो बिखरा हुआ डाटा है आपके पास, इट इज़ द स्टैटिस्टिकल डाटा, क्योंकि आपने एक टेस्ट अप्लाई किया है, टेस्ट करवाया और उसके बाद ये डाटा उठाया है। अगर अब आप इस डाटा को उठा के, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स, ये 2 वेरिएबल को उठा के एक टेबल के अंदर डाल दें, तो अब ये जो मेथड है ये कहलाएगा टेबल मेथड या न्यूमेरिकल मेथड। और ये किसकी हेल्प से आपने किया है? फ्रॉम द मासेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, वो डाटा जो आपने क्लास से, उस टेस्ट से रिजल्ट के तौर पे उठाया है। अच्छा, अब
ये जो टेबल है मैंने आपको बताया कि ये सिंपल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है साइज पे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ योर डाटा, कि जो आपका डाटा है उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका साइज कितना बड़ा है। अगर ये स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो क्या होगा कि ये डाटा बड़ा होगा, टेबल बड़ा बनेगा। अगर 4 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, तो टेबल छोटा होगा, कंसाइज होगा, सिंपल होगा। तो डाटा जो टेबल है, it can be simple and complex. It totally depend upon the number of items, number of magnitude, number of values, measurements you are using. टेबल 3 तरह के होते हैं। एक टेबल है मास्टर टेबल। मास्टर टेबल कौन सा होता है? जिसके अंदर वो सारा डाटा होता है जो किसी भी सर्वे से मिला है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सर्वे जो है वो ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। दूसरा जो टेबल है हमारे पास वो है सिंपल टेबल। सिंपल टेबल को आप जो है वन वे टेबल भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक और उसकी वैल्यूज होती हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो तीसरे टाइप के टेबल पे है जिसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और हम फोकस करने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। तो आइए देखें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? डेटा इज split up into convenient group and the number of items which occur in the group shown in column. मैंने आपको एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट है, उनके मार्क्स हैं, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है, तो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करने के बाद ये मार्क्स आपके पास आए हैं और ये मार्क्स ही आपका डेटा है। अब अगर मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्प्लिट कर सकती हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे स्प्लिट करूंगी? 2 कैटेगरीज बना दूंगी, एक बॉय की कैटेगरीज जिसके अंदर सारे लड़के हैं और एक गर्ल्स की कैटेगरी जिसमें गर्ल्स हैं। और अब उसके जो एडजेसेंट कॉलम है वहां पे उनके मार्क्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो डेटा को अनग्रुप यानी कि जो है इंडिविजुअल भी जो है वो प्रेजेंट कर सकती हूँ टेबल के अंदर। यानी मार्क्स है, उसके आगे उस स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम, मार्क्स, स्टूडेंट का नाम, मार्क्स, स्टूडेंट का नाम, मार्क्स। चाहूँ तो ग्रुप कर सकती हूँ। जैसे 30 से 35 तक के मार्क्स आए हैं 6 बच्चों के, 40 से 45 तक के मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के, 50 से 55 तक के मार्क्स आए हैं 3 बच्चों के। इस तरीके से डाटा को ग्रुप भी कर सकती हूँ। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं डाटा को किस तरीके से स्प्लिट करूँ, टेबल के अंदर ग्रुप बनाऊँ और उसको प्रेजेंट करूँ। ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइज पे। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डाटा को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, आपकी स्टडी की नीड क्या है। अगर आप बोर्ड पे देखें तो ये एक टेबल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स। 5 स्टूडेंट हैं जिनके 30 नंबर आए, 4 स्टूडेंट हैं जिनके 20 नंबर आए, 3 स्टूडेंट हैं जिनके 40 नंबर आए। तो ये एक सिंपल सा जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो कि अनग्रुप है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिए, वो डेटा जो ग्रुप में है इट इज नोन एज द ग्रुप डेटा। लेकिन कभी कभी हमारे पास डेटा ग्रुप में नहीं होता है, ठीक है, और वो जो है वो बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, यानी कि वो स्टैटिस्टिकल ऑर्डर में नहीं होता। दिस टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज अनऑर्डर्ड डेटा और रॉ डेटा। तो क्या हम इस डेटा को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस डेटा की अरेंजमेंट करें। इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम डेटा एरे। डेटा एरे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिए। तो आइए देखते हैं कि डेटा एरे क्या होता है और इसको हम किस तरीके से करते हैं। ये देखिए, इट इज एन अनग्रुप डेटा, रॉ डेटा है। ये कौन सा स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसको उठा के ऐसे ही डाल दिया गया है। ये मार्क्स हैं ग्रेड 2 के स्टूडेंट के। अगर आप इनको नोट करें तो ये ऑर्डर में नहीं है, यानी आगे पीछे है, इनमें ऑर्डर नहीं है। जब आप डेटा को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अंदर अरेंज करते हैं, व्हेन यू अरेंज द डेटा फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नाउ दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डेटा एरे। तो हम क्या करेंगे, इस
इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में एक साथ जो है अरेंज करके रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अभी यहीं पॉज करें और अपना डाटा एरे बनाएं, इस डाटा का डाटा एरे बनाएं और उसके बाद फिर मेरे डाटा एरे से अपना डाटा एरे मैच करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने डाटा एरे बनाया है। इसी डाटा को जब मैंने सेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है तो अब ये डाटा एरे बन गया है। नाउ इट इज नोन एज डाटा एरे। जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तब आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका डाटा अनऑर्डर है तो आप उसको पहले डाटा एरे यानी कि ऑर्डर में करें, उसी के बाद अब आप इसका टेबल बनाएंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से जो है वो टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त आप बोर्ड पे एक जो है वो अनग्रुप डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डाटा देख रहे हैं और अब हमें इसका टेबल बनाना है। ये डाटा क्या है? फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो इस वक्त ये असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मैंने इसका एरे पहले से करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम बनाने जा रहे हैं इसका टेबल। इसका टेबल बहुत सिंपल बनेगा। How many times the same value occurs? एक ही वैल्यू कितनी दफा आ रही है? अगर इस डाटा में किसी के मार्क्स 25 हैं तो अगर 25 तीन दफा आ रहा है तो इसका मतलब तीन दफा वो रिपीट हो रहा है, तो तीन जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास बोर्ड छोटा है इसीलिए, और जो है ये जो डाटा है ये इतना बड़ा है कि वो एक बोर्ड पे आ नहीं सकता, इसलिए मैंने टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए और यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 26 एक ही बच्चे ने ऑब्टेन किया, एक ही स्टूडेंट ने। इस 26 के आगे इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? हाउ मेनी टाइम इट अकर, द सेम वैल्यू अकर। तो 26 एक ही दफा आया है, एक ही बच्चे ने लिया, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब आप ये देखें कि इन तमाम फ्रीक्वेंसी का सम 25 आ रहा है। 25 वही है जो यहाँ पर है क्योंकि स्टूडेंट 25 है, तो फ्रीक्वेंसी का सम भी 25 ही आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल थी कि आप सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। ये था डिस्क्रीट डाटा, अनग्रुप डिस्क्रीट डाटा जिसका हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा हो तो हम उसका कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, हम वो देखेंगे और फिर हम टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन एंड कम्युलेटिव प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल की। जब आप कैटेगोरिकल डाटा आपके पास हो तो आप उसका फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे। अगर आप देखें तो आपके पास सवाल है कि एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने लोगों का लेवल ऑफ डिप्रेशन मालूम किया है। वो लोग जिनको लैक ऑफ अटेंशन है या लैक ऑफ इंटरेस्ट है अपने डेली रूटीन में, डेली एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो 20 तरह के जो है हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं। 20 पार्टिसिपेंट थे और उनके अलग अलग रिस्पॉन्सेज आए हैं। कोई कहता है कि वो जो है उनको कभी भी लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ कहते हैं कि कभी कभी होता है, ऑफन यानी जो है वो ज़्यादातर होता है, और ऑलवेज यानी हमेशा ही लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी 2 ने नेवर बोला है, 3 ने फ्यू टाइम्स बोला है, 9 ने ऑफन बोला है और 6 ने ऑलवेज बोला है। अब हमें क्या करना है? हमें बनाना है इसका प्रॉपर फ्रीक्वेंसी टेबल, और प्रॉपर फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे पहले जो हम निकालने वाले हैं वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे आप प्रोपोर्शन भी कहते हैं और इसको आप जो है वो परसेंटेज के साइन से डिनोट करते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हर कैटेगरी का फ्रीक्वेंसी टेबल में कितना प्रोपोर्शन है। तो ये किस तरीके से निकाला जाता है? ये कैटेगरी है, अगर अब मुझे इसका प्रोपोर्शन यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, तो देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100।
2 divided by 20 multiply by 100, 3 divided by 20 multiply by 100, 9 divided by 20 multiply by 100, 6 divided by 20 multiply by 100। क्यों? क्योंकि हम सबका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं टोटल में से। टोटल ये रहा और ये ईच यानी हर कैटेगरी का अपना कंट्रीब्यूशन है और ये कहलाता है प्रोपोर्शन यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद आप निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। जी, तो अब हम बात करने वाले हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन in a data set falling below or above particular class inclusive of that particular class। अगर अब आप देखें तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है कि इस फ्रीक्वेंसी को जो है नीचे वाली जो क्लास है उसमें फॉल कराना है, उसको उससे नीचे वाली में फॉल कराना है और उसको उससे नीचे वाली में फॉल कराना है। कैसे? प्रोपोर्शन यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तक हम निकाल चुके थे और हम निकालने वाले हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 से ऊपर कोई क्लास नहीं है, इसलिए ये 2 ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। 2 को आप फॉल कराएंगे इस वाली फ्रीक्वेंसी में, 2 को आपने फॉल कराया और इसमें प्लस कर दी ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई आपके पास 5। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई है 5, इसको आप फॉल कराएंगे इस वाली में और इसमें ऐड कर देंगे इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, तो 9 + 5 = 14। और अब इस 14 को आप फॉल कराएंगे इस वाली में क्लास में और 14 + 6 आपके पास आ गई 20। तो अगर अब आप देखें तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका सम बराबर आएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी के सम के, ये बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे, जैसे हमने प्रोपोर्शन निकाला है फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, इसी तरह हम कम्युलेटिव जो है प्रोपोर्शन निकालेंगे इसकी प्रोपोर्शन की हेल्प से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, इसी तरह कम्युलेटिव प्रोपोर्शन हम निकालेंगे प्रोपोर्शन की हेल्प से। किस तरह? 10 से ऊपर, इस प्रोपोर्शन से ऊपर कोई क्लास नहीं है तो यहाँ पे 10 एज इट इज आ जाएगा। इस 10 को मैं फॉल कराऊंगी इस वाली क्लास में, तो 10 + 15 = 25। इस 25 को फॉल कराऊंगी इसमें, 25 + 45 = 70 एंड 70 को फॉल जब यहाँ कराऊंगी तो 70 + 30 = 100। अब आप देखेंगे कम्युलेटिव प्रोपोर्शन का जो सम है वो बराबर आ रहा है आपके पास प्रोपोर्शन यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के। ये दोनों अगर आपके बराबर ना आए तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। तो ये था एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल का हमने बनाया है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम डिस्क्रीट का भी बनाते हैं। तो मैं आपके साथ एक सवाल शेयर करने वाली हूँ और आप का टास्क ये है कि आप इस डेटा का आप जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल है। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें।